स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स न्यू बुक पढ़ रहे हैं, पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स एंड मोशन, जिसका आर्टिकल 2.8 का सब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन। इससे पहले हम लोगों ने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलेयन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक कुलेयन का मतलब क्या होता है? हमारे पास जब दो बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो बॉडी जो है वो आपस में कोलाइड कर रही हैं। यानी कि हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, ये बॉल्स जो है वो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडीज़ जो है वो कोलाइड कर रही हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? हमारे पास ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वो कंजर्व ही रहता है, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमारे पास कंजर्व ही रहता है। इन वन डायमेंशन में क्या से क्या मुराद है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन? तो स्टूडेंट्स देखें, जब हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिसका मैस m1 है और वो वेलोसिटी v1 से मूव करती है, दूसरी बॉडी का मैस m2 है जो कि वेलोसिटी v2 से मूव करती है। अगर हमारे पास वो बॉडी जिसका मैस m1 है और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब देखें इसका ये जो एरो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो लार्ज है और इसका जो एरो है वो स्मॉल है इस एरो की निस्बत। मतलब कि वो बॉडी जिसका मैस m1 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और जो वो बॉडी जिसका मैस m2 है उसकी वेलोसिटी कम है। तो इसीलिए ये बॉडी जो है वो इस बॉडी के साथ कोलाइड करेगी, और हमारे पास जो बॉडी यानी कि मैस m1 और m2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि सेम लाइन में मूव कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास जो कोलिजन हो रही है, इलास्टिक कोलिजन, वो सेम इन वन डायमेंशन यानी कि सेम लाइन में हो रही है। सेम इन वन डायमेंशन मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये हमारे पास ये मैस m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है जो ज़्यादा है, इसको मैंने ये लार्ज एरो से डिनोट करवाया है। और ये हमारे पास m2 है जिसकी वेलोसिटी कम है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल एरो से डिनोट करवाया है। जब अगर हमारे पास m1 की वैल्यू जो है, m1 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, तभी वो m2 के साथ कोलाइड कर सकेगी। अगर इन दोनों की वेलोसिटीज़ जो है वो सेम होती तो ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता वो कांस्टेंट होता, तो फिर हमारे पास जो m1 है वो m2 के साथ कोलाइड नहीं कर सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बॉडी जो m1 है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए वो m2 के साथ कोलाइड करती है। अब देखिए, हमारे पास m1 है बिफोर कोलिजन, उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और हमारे पास m2 है बिफोर कोलिजन, उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। जब ये दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो पहले हमारे पास m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर आफ्टर कोलिजन हमारे पास m2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो लेकिन हमारे पास अब बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 थी, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 डैश होगी, और m2 की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो कम थी और v2 थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और v2 डैश होगी आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में अब देखिए, ये m1 है और m2 है, वो सेम लाइन में क्यों मूव कर रही हैं, वो इस लेक्चर के मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्रेस करने के बाद मैं आपको रिजल्ट में बताऊंगी कि ये बॉडीज़ जो है वो सेम लाइन में क्यों मूव कर रही हैं, इन वन डायमेंशन में क्यों मूव कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो मैस m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, और m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है, वो सेम लाइन में मूव कर रही है। दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि
जो आफ्टर कुलेन उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 डैश और m2 की जो वेलोसिटी वो v2 डैश। और तीसरे लेक्चर यानी कि तीसरे पार्ट में इलास्टिक कुलेन इन वन डायमेंशन के लेक्चर की जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग ये देखें उसके केसेस पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग बाल्स, यानी कि हमारे पास दो नॉन रोटेटिंग बाल्स हैं। नॉन रोटेटिंग बाल्स है इसका एक का मैस जो है वो हमारे पास नॉन रोटेटिंग बाल्स है हमारे पास, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। जो मैस m1 है वो v1 से मूव करती है, जो m2 है वो v2 से मूव कर रही है रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन हमारे पास सेम है। दे कोलाइड ईच अदर, जब ये एक दूसरे को कोलाइड करती हैं दे कोलाइड ईच अदर एंड आफ्टर कोलेन, और कोलेन के बाद दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और कोलेन के बाद भी जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कोलेन के बाद भी वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं विद वेलोसिटी v1 डैश एंड विद द v2 डैश, यानी कि हमारे पास आफ्टर कोलेन जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 डैश होगी और m2 है उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 डैश होगी विदाउट रोटेटिंग, यानी कि बॉडीज ये जो बॉल्स हैं हमारे पास रोटेट नहीं करेंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कहते हैं कि बॉल्स तो रोटेट करती हैं। जब हम लोगों ने ये इस बॉल को ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो रोटेट तो करेगी, लेकिन यहाँ पर जो बॉल्स हैं वो रोटेट नहीं कर रही, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो एयर टेबल पर परफॉर्म किया गया है। एयर टेबल में जो है वो बॉडीज़ जो हैं वो रोटेट नहीं करती, यानी कि बॉल्स रोटेट नहीं करती बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि हमारे पास अगर बिफोर कोलाइन जो m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है, तो हमारे पास आफ्टर कोलाइन m1 की वेलोसिटी v1 डैश कैसे है और m2 की वेलोसिटी v2 डैश कैसे है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलाइन इन वन डायमेंशन की बात हो रही है। तो इलास्टिक कोलाइन इन वन डायमेंशन में हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड है ही, लेकिन हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है, क्योंकि इलास्टिक कोलाइन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। हमारे पास देखें जो अब इन बॉल्स का जो मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों ने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था कि मोमेंटम हमारे पास मैस और वेलोसिटी के इक्वल होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी होगी मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम हैव दी पॉजिटिव डायरेक्शन इन द राइट, यानी कि ये जो बॉडीज़ हैं वो राइट साइड पर मूव कर रही हैं। तो हमारे पास जो है वो इनकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी है इन दी इन इन द राइट साइड। तो अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट क्या करना है, कोलेन वाले केस में हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि अगर बिफोर कोलेन m1 की वेलोसिटी v1 थी, m2 की वेलोसिटी v2 थी, तो आफ्टर कोलेन जो है वो इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। तो इसकी इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे, फिर हम लोग वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ डील करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ है पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी और मोमेंटम होगा उनकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी टू द राइट साइड पे। अब हमारे पास देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आफ्टर कोलेन जो वेलोसिटीज़ हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलेन का वो इक्वल होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, यानी कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का बिफोर कोलेन और आफ्टर कोलेन जो है वो कंजर्व रहता है, यानी कि सेम रहता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो m1 और v1 की जो वैल्यूज़ हैं, यानी m1 और v1 वाली चीज़ों को एक साइड पे कर लिया है। यहाँ पर m1 v1
को हम लोगों ने यहाँ पर वैसे लिख दिया। ये M1 और V1 डैश जो है यहाँ पर पॉजिटिव में था, जब लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो वो नेगेटिव में हो गया। अब हमारे पास M2 V2 डैश हमारे पास पहले से मौजूद था। यहाँ पर हमारे पास M2 V2 जब वो यहाँ पर पॉजिटिव था, ये इधर मूव करके इधर आ जाएगा तो हमारे पास या नेगेटिव का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास M1 V1 नेगेटिव M1 V1 डैश जो है वो, इन दोनों चीज़ों में से कॉमन कौन सी चीज़ है? M1 हमारे पास कॉमन है तो M1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और V1 नेगेटिव V1 डैश हमारे पास वैसे ही आ गया। M2, अब इन दोनों चीज़ों में से हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ है? इन दोनों चीज़ों में से हमारे पास कॉमन जो चीज़ है वो M2 है, जो कि इंटू V2 डैश नेगेटिव V2 आ गया। तो हमारे पास इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास जो मोमेंटम आ गया, यानी कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम है। अब हम लोग देखेंगे एज दी कोलिजन इज इलास्टिक, हमारे पास कोलिजन इलास्टिक है तो सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कंजर्व होगी। फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या क्या हासिल करते हैं? फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv²। अब हम लोग इसको बिफोर कोलिजन के लिए भी लिखेंगे और आफ्टर कोलिजन के लिए भी लिखेंगे। बिफोर कोलिजन के लिए हम लोगों ने जब ये फार्मूला लिखा, बिफोर कोलिजन के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा? M1 और V1, V का हमारे पास स्केयर है फार्मूला में ही, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में ही, तो 1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया। M1 यानी कि इस बाल M और V जो है इस बाल का लेंगे हम M1 V1 का स्केयर, फिर प्लस हमारे पास क्या आ गया 1/2 M2 V2 का स्केयर। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को आफ्टर कोलिजन के लिए लिखा, तो हमारे पास जब हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन के लिए लिखा तो हम लोग 1/2 M1 V1 डैश प्लस 1/2 M2 V2 डैश लिखेंगे, तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अब देखिए हमारे पास हम लोग M1 V1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और M2 V2 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे। यहाँ पर M1 V1 1/2 M1 V1 स्केयर जो है हमारे पास यहाँ पर ऐसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर M1 V1 डैश यहाँ पर पॉजिटिव में है, इधर आकर नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारे पास M1 1/2 M1 V1 स्केयर नेगेटिव 1/2 M1 V1 डैश स्केयर आ गया। अब हमारे पास 1/2 M2 V2 डैश स्केयर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर 1/2 M2 V2 स्केयर यहाँ पर पॉजिटिव में है, इधर आकर नेगेटिव में आ गया, तो 1/2 M2 V2 स्केयर आ गया। अब तो इन दोनों चीज़ों में से हमारे पास जो कॉमन चीज़ है वो 1/2 है, तो हम लोगों ने 1/2 को कॉमन ले लिया, और M1/2 और M कॉमन है हमारे पास, तो 1/2 और M वैसे ही आ गया हमारे पास, इंटू V1 स्केयर नेगेटिव V1 डैश स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 इन और M2 इन दो इस चीज़ में, इस इक्वेशन में हमारे पास 1/2 और M2 जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास 1/2 और M2 जो है वो आ गया हमारे पास, और इंटू V1 डैश स्केयर V2 डैश स्केयर सॉरी और नेगेटिव V1 डैश स्केयर आ गया। हम लोगों ने 1/2 को ख़त्म करना है, इसलिए हम दोनों साइड्स को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से कैंसिल हो गया, फिर इस साइड को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है वो ये बन गई, जिसमें हमारे पास M1 इंटू V1 टू नेगेटिव V1 डैश स्केयर M1 V1 स्केयर नेगेटिव V1 डैश स्केयर इज इक्वल टू M2 V2 डैश स्केयर नेगेटिव V2 स्केयर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है वो ये आ गई, और इक्वेशन 1 भी हमारे पास ऐसी ही आई थी जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 2 आई थी, लेकिन इक्वेशन 2 में हम लोगों ने ये जो वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का, उनका स्केयर आ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में हमारे पास जो था वो फार्मूला में ही mv स्केयर था। नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब हमारे पास डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है यूज़, हम लोग एक फार्मूला को यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पर हमारे पास जो कि a² माइनस b²
इज इक्वल टू इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हमारे पास से यहाँ पर वी वन स्क्वेयर को हम लोग ए स्क्वेयर ले लेंगे और वी वन डैश स्क्वेयर को हम लोग बी स्क्वेयर ले लेंगे। फिर इसको हम लोग इस तरह खोल के लिख देंगे। इस तरह हम लोग वी टू डैश वेक्टर को भी ए स्क्वेयर ले लेंगे और वी टू स्क्वेयर को हम लोग बी स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जब भी इसको खोल कर लिखा तो हम लोगों ने इसको खोल कर लिखा तो हमारे पास वी वन नेगेटिव वी वन डैश आ गया। फिर हम लोगों ने इसको नेगेटिव में लिखा, अब हम लोग इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, वी वन पॉजिटिव वी वन डैश आ गया। इसी तरह हम लोग इसका वी टू डैश के स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर ले लेंगे और वी टू नेगेटिव वी टू डैश स्क्वायर के स्क्वायर को हम लोग वी टू स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारे पास वी टू नेगेटिव वी टू डैश नेगेटिव वी टू एंड वी टू पॉजिटिव वी टू आ जाएगा। वी टू डैश नेगेटिव वी टू एंड वी टू डैश पॉजिटिव वी टू हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ एम वन जो है वो एम वन से कट हो गया, वी वन नेगेटिव वी वन डैश और यह भी वी वन नेगेटिव वी वन डैश। जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो है चीज़ें सेम हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर एम वन था ये नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी एम, यहाँ पे एम टू था नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी एम टू था, तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल होगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास वी टू डैश था नेगेटिव वी टू है और डिनोमिनेटर में वी टू डैश नेगेटिव वी टू है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये कैंसिल आउट होगी। हमारे पास जो चीज़ें बची वो वी वन पॉजिटिव वी वन डैश जो कि इक्वल है वी टू डैश पॉजिटिव वी टू के इक्वल होगी। अब हम लोग जो वेलोसिटीज़ जो है बिफोर क्लेन वो एक साइड पे कर लेंगे और वेलोसिटीज़ जो है वो आफ्टर क्लेन वो एक साइड पे कर लेंगे। बिफोर क्लेन हमारे पास जो एम वन की वेलोसिटी थी वो बिफोर क्लेन हमारे पास जो एम वन की वेलोसिटी थी वो वी वन थी और एम टू की वेलोसिटी जो थी वो वी टू थी। तो हमारे पास इसीलिए यहाँ पर हमारे पास वी वन और नेगेटिव वी टू आ जाएगा। वी टू यहाँ पर पॉजिटिव है, इस तरह के नेगेटिव में आ जाएगा। वी टू यहाँ पर हमारे पास वी टू डैश हमारे पास ये एम टू की ये वेलोसिटी है और जब हाँ ये वी वन जो है हमारे पास वी वन डैश जो है ये हमारे पास वो एम वन की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में इधर आकर नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास वी वन डैश और ये वी टू डैश जो है वो आफ्टर कोलेन जो है वो एम वन और एम टू की वेलोसिटीज़ हैं रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये बिफोर कोलेन की वेलोसिटीज़ होगी और ये हमारे पास आफ्टर कोलेन्स की वेलोसिटीज़ होगी। वी वन डैश वी टू डैश नेगेटिव वी वन डैश को अगर हम लोग वी वन डैश नेगेटिव वी टू डैश लिखना चाहें तो हम लोग इस इक्वेशन को नेगेटिव से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास फिर ये चीज़ आ जाए, इक्वेशन थ्री हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव वी वन डैश नेगेटिव वी टू डैश आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। ये सारी चीज़ जो है हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेस की है। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अगर आपका दोस्त और आप रेस लगाते हैं और आपका दोस्त जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग रहा है, अगर आपका दोस्त 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग रहा है, अगर आपने उसको पकड़ना है तो अगर आप भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ही भागोगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आपके और आपके दोस्त के दरमियान जो है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और आपको अपनी जो स्पीड है वो अपने दोस्त से थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। तो आप अब जो है वो अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जो है वो भागते हो तो आप अपने दोस्त को इजीली अप्रोच कर सकते हो। तो अब आपकी जो स्पीड है वो आपके दोस्त से कितनी ज़्यादा है, आपकी जो स्पीड है वो आपके दोस्त से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर अपने दोस्त की स्पीड से ज़्यादा है और ये 3 किलोमीटर पर आवर ही आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। और अगर हम लोग वेलोसिटी के केस में देखें तो ये फिर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर डायग्राम देख लें कि अब हमारे पास
बिफोर क्लेयन जो बॉडी है जिसका मास m1 है वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करती है, और अब वहाँ यहाँ पर m1 की जो वेलोसिटी है वो m2 से ज़्यादा है, यानी कि ये m1 जो है वो m2 को इस अपनी ज़्यादा वेलोसिटी से अप्रोच कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो m1 है वो m2 को कैसे अप्रोच करता है, कितनी वेलोसिटी के साथ, तो हम लोग जो जितनी वेलोसिटी के साथ m1 जो है m2 को अप्रोच करेगा वो होगी v1 नेगेटिव v2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आई बिफोर क्लेयन ये यहाँ पर v1 नेगेटिव v2 आई। अब हम लोग देखते हैं कि बिफोर क्लेयन तो हमारे पास जो m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, और आफ्टर क्लेयन हमारे पास जो है वो m2 की वेलोसिटी ज़्यादा है v2 डैश। तो अगर आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि v2 की जो यानी कि हमारे पास m2 है उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है कि जो क्लेयन के बाद वो m1 से सेपरेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो m1 की जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, इसीलिए उसने अप्रोच किया m2 को, लेकिन यहाँ पर फिर हम जब इसने अप्रोच किया m2 को, उनके दरमियान में कोलिजन हुई। कोलिजन के बाद जो हमारे पास m2 है वो सेपरेट हो गया। अब हमारे पास सेपरेट होने के बाद जो है m2 की जो वेलोसिटी है वो m1 से ज़्यादा है आफ्टर कोलिजन। तो m2 की वेलोसिटी वो कितनी ज़्यादा है m1 से आफ्टर कोलिजन, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास m1 की जो वेलोसिटी है वो कम है और m2 की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। अब कम से ज़्यादा को माइनस करेंगे, कम से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो हम लोग अगर कम से ज़्यादा को माइनस करेंगे यानी कि v1 हमारे पास v1 है, हम v1 डैश है उसको हम लोग माइनस करेंगे v2 डैश के साथ, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास नेगेटिव v1 डैश और नेगेटिव v2 डैश आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कम से ज़्यादा को माइनस कर रहे हैं। और अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में यही होता है कि जो साइन बड़ी चीज़ के साथ होता है, यानी कि जो साइन ज़्यादा में वाली चीज़ के साथ होता है वही साइन रिजल्ट में आता है। अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कम है और हम लोग उसको ज़्यादा वाली वेलोसिटी के साथ माइनस कर रहे हैं तो रिज़ल्ट के साथ माइनस आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी ज़्यादा थी हम लोग उसको कम के साथ माइनस कर रहे थे, इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3 में हमारे पास जो आफ्टर क्लीन वाली जो वेलोसिटीज़ हैं जो कि v1 डैश नेगेटिव v2 डैश है उनके साथ जो है वो नेगेटिव साइन आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक और एग्जांपल देख लें कि हमारे पास अगर एक कार है, एक कार वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से के साथ मूव कर रही है। अगर हम लोगों ने उस कार को अप्रोच करना है तो हम लोग अगर अपनी कार को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ही मूव करवाएंगे तो हम लोग उस कार को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोग अपनी जो स्पीड है वो ज़्यादा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 40 किलोमीटर पर आवर कार स्पीड, तो हम लोग शायद उस कार को अप्रोच कर सकें जो कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो 50 किलोमीटर पर आवर के साथ किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ अगर हम लोग मूव करते हैं तो फिर हम लोग उस कार को अप्रोच कर सकते हैं जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास फिर हम लोगों ने कितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ यानी कि कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ इस कार को अप्रोच किया। इस कार की जो स्पीड थी वो पहले से 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, हमारे पास भी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। हम लोगों ने 10 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है बढ़ा कर यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाकर इस कार को अप्रोच कर लिया। तो ये हमारे पास थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिफोर कोलिजन v1 नेगेटिव v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है जो कि सेकंड बॉल के साथ रिलेटिव है। यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सिमिलरली हमारे पास v1 डैश जो है नेगेटिव v2 डैश है, ये हमारे पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो कि रिलेटिव जो है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल के है आफ्टर कुलयन। यहाँ नहीं हमारे पास ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारे पास आफ्टर कुलयन है, और ये हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बिफोर कुलयन है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इक्वेशन जो 3 है हमारे पास, हम लोग इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास पहले से ही हो चुकी है, जिसको हम लोगों ने डिवाइड करवा के इक्वेशन 3 निकाली है। तो इसका इक्वेशन 3 का क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कुलयन हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट आर रिवर्स्ड आफ्टर द कुलयन, लेकिन वो कुलयन के बाद वेलोसिटी जो है वो रिवर्स है। रिवर्स हमारे पास कैसे है, यानी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन रिवर्स है। रिवर्स हमारे पास कैसे है कि बिफोर कुलयन तो जो हमारे पास दो बॉडीज़ जो है यानी कि M1 और M2, बिफोर कुलयन तो जो है M1 का मैस सॉरी M1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, यानी कि बिफोर कुलयन जो हमारे पास बॉडी M1 है मैस M1 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी विद रिस्पेक्ट टू M2 जो कि वेलोसिटी V2 के साथ मूव कर रहा है। लेकिन आफ्टर कुलयन के बाद हमारे पास जो मैस M2 है यानी कि M2 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है V2 डैश बनिस्बत विद रिस्पेक्ट टू M1 जिसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है। इसलिए हम लोग कहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इट मीन्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कुलयन हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम है हमारे पास, बट आर रिवर्स्ड आफ्टर द कुलयन, लेकिन हमारे पास जो कुलयन के बाद रिवर्स हो जाती है, यानी कि बिफोर कुलयन हमारे पास जो M1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी और आफ्टर कुलयन हमारे पास जो M2 की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, बट आर रिवर्स्ड आफ्टर द कुलयन। इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट बिफोर कुलयन देखें कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है हमारे पास, क्योंकि M1 जो है वो M2 को अप्रोच कर रही है, M1 M2 को अप्रोच कर सकती है, उसके साथ कोलाइड करती है, तो ये इसकी जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो M2 को अप्रोच करती है उसके साथ कोलाइड करती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाता है। लेकिन कुलयन के बाद जो M2 की वेलोसिटी जो है वो M1 से ज़्यादा होती है, यानी कि कुलयन के बाद जो M2 की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो M1 के साथ सेपरेट हो जाती है और M1 से दूर चली जाती है। तो हमारे पास जो आफ्टर कुलयन की जो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। तो आफ्टर कुलयन की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है हमारे पास। तो हम लोग इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। टॉपिक से लेकर हम रिलेटेड हमसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ पूछ लेते हैं कि जो शो करें कि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के फॉर इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। तो अब इस लेक्चर में स्टार्ट से लेकर अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आप लोगों ने सारा इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है अप्रोच की उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को। तो यही चीज़ हमारे पास क्वेश्चन बनाकर पूछ ली गई है हमसे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डायमेंशन इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन का जो दूसरा पार्ट है हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।